हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स ए क्षितिज पुस्तक का पाठ लहसा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। बच्चों, आपकी पुस्तक के बहुत से पाठ मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और कुछ अभी प्रोसेस में हैं। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। बच्चों, पहले मैं आपको पाठ का परिचय दूंगी, फिर उसकी समरी यानी उसका सार समझाऊंगी और फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा भी करूंगी। आइए शुरू करते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी अपनी विद्वता के लिए ही नहीं बल्कि घुमक्कड़ी स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एशिया के दुर्गम क्षेत्रों की यात्राएं की। प्रस्तुत पाठ में उनके तिब्बत की एक क्षेत्र की जो लहासा है, वहां की राजधानी, उसकी यात्रा का वर्णन किया गया है। यह यात्रा उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारत देश था वो अंग्रेजों का गुलाम था और भारतवासियों को तिब्बत यात्रा जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन लेखक वहां जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भिखमंगे का छद्म वेश धारण किया। बच्चों, छद्म वेश कहते हैं जैसे आप कहें फैंसी ड्रेस, मतलब उन्होंने भीख मांगने वाले का रूप धारण किया, अपनी असली पहचान छुपाकर वे गए थे। और इस पाठ में उन्होंने लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का बड़ा रोचक वर्णन किया है और साथ ही साथ तिब्बत समाज की हमें अनेक जानकारियां भी प्रदान की हैं। तिब्बत की संस्कृति, वहां का रहन सहन आदि के बारे में भी उन्होंने इस पाठ में जिक्र किया है। बच्चों, आज तिब्बत चीनी गणतंत्र का एक प्रांत है, परंतु पहले ये एक स्वायत्त देश था, यानी कि एक स्वतंत्र देश था और लहासा इसकी राजधानी थी। तो बच्चों, आइए अब हम पाठ का सार समझते हैं। लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि उस समय जो रास्ता था फरी कलिंगपोंग का, वो खुला नहीं था। अब तो ये रास्ता खुल गया है। तो पहले जब ये रास्ता नहीं खुला था तो बच्चों, इसी रास्ते से क्या था, हिंदुस्तानी जो वस्तुएं हैं वो आया जाया करती थी, व्यापार भी इसी रास्ते से होता था और सैनिक रास्ता भी यही था। और जगह जगह जो थी वो फौजी चौकियां थी, किले बने हुए थे, जिसमें उस समय चीनी सेना रहा करती थी, यानी चीनी पलटन उसके अंदर रहती थी। बाद में अब इन किलों में किसानों ने फिर जहां उन्हें जगह मिली उन्होंने अपना डेरा जमा लिया और लेखक एक ऐसे ही परित्यक्त चीनी किले के पास चाय पीने के लिए रुके थे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अब तो चीनी पलटन नहीं रहती, तो अब कुछ हिस्से में तो किसानों ने अपना मतलब वहां पर बसेरा बना लिया है, तो बाकी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ कोई नहीं रहता है, तो वहीं पर ही आसपास चाय पीने के लिए लेखक रुके थे। उन्होंने चाय पी वहां पर। फिर तिब्बत में लेखक कहते हैं कि यात्रियों के लिए कुछ तो अच्छी बातें हैं और कुछ उनको तकलीफें भी वहां पर होती हैं। उन्होंने बताया कि वहां पर अच्छी बात यह है कि वहां जाति पाति और छुआछूत इसका कोई भी वहां पर चलन नहीं है। उन्होंने बताया कि जो वहां पे जो लोग हैं वो अपने घरों को खुला रखते हैं, लोग बड़े दिल वाले हैं, उदार प्रवृत्ति के हैं और जो स्त्रियां हैं वे भी पर्दा नहीं करती हैं। तो इस तरह से जो वहां की जो बहुएं हैं और सासें हैं वो अपरिचितों को भी घर के अंदर आकर चाय बनाने देती हैं। और अगर मतलब वहां पर जो चाय बच्चों बनती है तो वो चाय दूध वगैरह की नहीं होती, वो चाय बनती है उसमें सोडा डाला जाता है, उसमें मक्खन डाला जाता है ना, और तब चाय तैयार की जाती है। तो लेखक कहते हैं कि वहां पर यात्रियों को अगर ये संदेह हो, जो वो मक्खन वगैरह चाय वगैरह लेकर आए हैं, कि घर की कोई स्त्री उनके लिए या बहू कोई उनके लिए चाय बना दे, तो कहते हैं कि वो बना देती हैं। और अगर किसी अजनबी को, व्यक्ति को, यात्री को यह शक हो, संदेह हो कि भाई उसने जो मक्खन दिया है वो पूरा चाय में वो डालेगी या नहीं डालेगी, तो वो अंदर घर के अंदर भी आ सकता है और खुद चाय भी बना सकता है। और फिर जब आगे बढ़े तो फिर कहते हैं कि राहदारी मांगने वाले व्यक्ति ने उनसे राहदारी मांगी, कर मांगा उनसे, फिर उन्होंने 2 चिटें दे दी। अब लेखक जो ये यात्रा कर रहे थे, ये यात्रा
वे अपने मित्र के साथ कर रहे थे। जो उनका मित्र था सुमति, उसके साथ कर रहे थे। वो एक मंगोल भिक्षु था, यानी मंगोल का रहने वाला था, भिक्षु था, उसने बौद्ध धर्म धारण किया था। और उसका जो नाम था, जिसके नाम का उसके नाम लोबजंग शेखर ऐसे करके उसका नाम था, जिसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ। लेकिन लेखक उसे सुमति के नाम से पुकारते थे। और जब लेखक सुमति के साथ थे तो सुमति का बड़ा वहां पर मान सम्मान होता था। तो फिर थोंगला के आखिरी गांव में जो उनके मित्र थे सुमति, उनके जान पहचान के लोग मिल गए, क्योंकि बौद्ध भिक्षु को सम्मान करते हैं, वहां पर बड़ी आस्था है लोगों की बौद्ध धर्म में। तो उन्होंने उनको फिर रहने के लिए अच्छी जगह भी दे दी, ठहरने के लिए। और लेखक फिर याद करते हैं, कहते हैं कि 5 साल बाद जब लेखक भद्र यात्री के रूप में, मतलब एक अच्छे भले सूटेड बूटेड होकर एक अच्छे यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर आया था, तो कहता है कि तब उसे जगह नहीं मिली थी और तब उन्हें एक गरीब के झोंपड़े में रात बितानी पड़ी थी। तो लेखक कहते हैं उस समय यह भी हुआ कि जब वो भद्र यात्री के वेश में पहुंचे तो वो शाम को पहुंचे थे। और शाम के समय जो ये तिब्बत के लोग हैं, लासा के लोग, ये लोग छंग पी लेते हैं। बच्चों, छंग एक नशीला पदार्थ होता है, शराब जैसे, जो जिसका नशा चढ़ जाता है। तो उस समय लोग मतलब उनकी जो जैसा मन कहता है वैसे ही मस्ती में रहते हैं। तो उस समय वो ध्यान भी नहीं देते। तो इसलिए कहता है कि उस समय जो रात को जगह नहीं मिली, तो ये भी उसका कारण हो सकता था कि वो उस समय शराब के नशे में धुत थे। फिर अब लेखक को सबसे जो मुश्किल रास्ता है थोंगला का, वो पार करना था। अब थोंगला में जगह जगह डांडे हैं। जो डांडे हैं वो बहुत ऊंचाई पर हैं और बड़ी खतरनाक जगहें हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर ये डांडे बने हुए हैं और जिनके आसपास कोई गांव नहीं होता, बिल्कुल निर्जन स्थान होता है एकदम। और पहाड़ों के कोनों के दूसरी ओर कोई आदमी है तो उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, कौन उसको पकड़ रहा है या उसके साथ क्या बीत रही है, दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो नजर ही नहीं आता। और यहाँ लेखक कहते हैं ऐसी जगह पर किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई उसकी परवाह भी नहीं करता। यहाँ इसलिए जो डाकू हैं, डाकुओं के लिए ये सुरक्षित जगह है, क्योंकि उनको छिपने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर लोग कम आते जाते हैं, इसलिए हत्या का कोई गवाह भी नहीं मिलता है। और जो डाकू हैं वो पहले आदमी को मारते हैं, फिर लूट के लिए देखते हैं कि इसके पास क्या सामान है, फिर सामान खोजते हैं। और लेखक कहते हैं कि हथियार का कानून ना होने के कारण यहाँ पर लोग जो है बंदूक, पिस्तौल आदि लेकर तब चलते हैं, तब घूमते रहते हैं वो। और डाकू अगर जान से न मारें तो उन्हें अपनी जान का खतरा हो सकता है, इसलिए वो पहले जान से मारते हैं, फिर उस व्यक्ति के मतलब जेबें वगैरह टटोलते हैं कि कुछ सामान मिल जाए। अब लेखक और उसके साथी तो भिखमंगे के वेश में थे, भीख मांगने वाले। और जब भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता जो उन्हें लगता कि उन्हें संदेह की निगाह से, शक की निगाह से देख रहा है, तो वे ना मतलब ऐसे जीभ निकाल कर, टोपी उतार कर कुछ ऐसे करके पैसा मांगने लगते कि मतलब ये भाई हमारे पास कुछ नहीं है, भीख मांग रहे हैं हम, तो इस तरह का नाटक सा करने लगते। अब लेखक कहते हैं कि ऐसा दुर्गम रास्ता, ऐसा मुश्किल रास्ता, वो कहते हैं उस पर हमारे पास सामान भी था, तो पहाड़ के ऊपर ऐसे में सामान अपनी कमर पर लाद कर चलना बड़ा कठिन हो रहा था। फिर लेखक ने ये सुझाव दिया कि 2 घोड़े कर लिए जाएं और उन पर हम सामान भी लाद लेंगे और हम भी बैठ जाएंगे। तो इस तरह से फिर उन्होंने 2 घोड़े किए, उस पर सामान भी लादा और खुद भी उस पर चलने लगे। और कहते हैं कि कुछ तो कहीं पर तो बर्फ थी, कहीं बर्फ नजर ही नहीं आ रही थी और ना हरियाली थी। और कहते हैं दोनों ओर पहाड़ थे। अब लेखक कहते हैं कि अब उसके बाद चढ़ाई कर चुके थे, अब उतराई करनी थी उनको। अब कहते हैं उनके साथ 1-2 साथी और लोग भी चल रहे थे। ये तो सुमति तो थे, 1-2 साथी और भी चल रहे थे। किंतु लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। अब धीरे धीरे चलने लगा तो लेखक अपने जो दोस्त थे, जो साथी थे, वो उनसे पीछे रह गए। पीछे तो रह गए हैं, और आगे जब देखा तो 2 रास्ते जा रहे थे, तो उन्होंने शायद सोचा कि मैं इसी रास्ते जाऊं, उसी रास्ते पर चल पड़े आगे। जब आगे पहुंचे तो लगा कि नहीं, मैं तो गलत रास्ते पर आ गया हूं। फिर किसी व्यक्ति से पूछा लंकोर जाने का रास्ता कौन सा है, तो उस व्यक्ति ने बताया कि हाँ जी ये रास्ता है। तो फिर लेखक जो है सही रास्ते पर आया
और फिर वहां देखा तो सुमति उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो बहुत गुस्से में था। मंगोल के रहने वाले, मंगोल निवासी, उनका चेहरा वो वैसे ही बहुत लालिमा लिए होता है। उनका चेहरे पे बहुत लालिमा होती है, लाल लाल होता है चेहरा, है ना, चपटी नाक, गोल सा चेहरा, और गुस्से में था तो और भी लाल लाल वो लग रहा था। खैर फिर लेखक ने उसका गुस्सा शांत किया और फिर उससे बताया कि मैं क्या करता, तो घोड़ा ही इतना सुस्त था, इसमें तो घोड़े का ही कसूर है। फिर आगे जब सुमति भी मान गए, क्योंकि सुमति उसका इंतजार कर रहे थे। बार बार बेचारे चाय गर्म करते थे, चाय ठंडी हो जाती थी, कंडों पर चाय बार बार गर्म कर रहे थे उसके लिए। अब कंडे तो आप समझते हैं बच्चे, गोबर के बने हुए उपले जो होते हैं उनको कंडे कहते हैं। उससे बार बार वो आग जलाते थे, बार बार गर्म करते थे। ठंड भी इतनी थी वहां पर, तो ठंडी हो जाती थी चाय। तो फिर जब सारी बात सुनी उन्होंने अपने दोस्त की, लेखक की, तो फिर उनका गुस्सा भी शांत हो गया। जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता था उतनी जल्दी शांत भी हो जाता था। फिर लंकोर में फिर उन्हें मतलब अच्छी जगह मिल गई, अच्छी जगह पे वे रुके और वहां उन्हें खाने को सत्तू, चाय और रात में गरम गरम थुक्पा मिला। बच्चों, थुक्पा वहां पर होता है जो चावल या सत्तू को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें हड्डियां, मांस आदि डाला जाता है और पतली लेई की तरह होता है। मतलब बहुत जैसे होता है ना बच्चों, जिसको आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा थिक सूप सा, उस तरह का वो बनाते हैं। वो मतलब उनका वहां का खाद्य पदार्थ है। तो इस तरह से लेखक को थुक्पा भी रात में खाने को मिला। तो फिर लेखक और उसके साथी अब टिंगरी के विशाल मैदान में पहुंचे। चारों ओर पहाड़ थे, जिससे ये मैदान बिल्कुल एकदम जैसे लग रहा था कि जैसे टापू हो। अब यहाँ लेखक ने देखा तो उसके भी सुमति के बड़े यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे, क्योंकि बौद्ध गया से वे गंडे लाए थे। बच्चों, गंडे कहते हैं बौद्ध मंत्र को पढ़ते हुए कपड़े की कतरनों या धागों को बांधा जाए तो वो बड़े पवित्र समझे जाते हैं। और बौद्ध लोग जो है ना, वो उस गंडे की बड़ी कद्र करते हैं और बड़े सम्मान से उसको ग्रहण करते हैं। उनकी बहुत आस्था है उसके अंदर। तो जो सुमति थे वो सबको गंडे बांटते थे, गंडे बांटना शुरू कर दिया उन्होंने। तो फिर वो और आस पड़ोस के गांव में भी जाना चाहते थे। फिर लेखक ने उनको किसी तरह मनाया, क्योंकि लेखक ने सोचा ये तो गंडे बांट रहे हैं और पड़ोस के भी गांव में जाना चाहते हैं, इस तरह से तो हमें काफी समय बीत जाएगा, काफी समय लग जाएगा। तो फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया सुमति से कि भाई आप ना आसपास के गांव में मत जाओ, और देखो जो भी पैसा वगैरह होगा ना, जो आपको नुकसान होगा, तो मैं आपकी इसकी भरपाई कर दूंगा। फिर उन्होंने भी उनकी बात मान ली और फिर उसके बाद सामान लेकर मतलब चलने लगे। अब तिब्बत में फिर उन्होंने अब रास्ते में देखा, उन्होंने रास्ते में मंदिर भी था जिसमें लोगों ने जानवरों के सींगों से, पत्थरों से उसको झंडे लगाकर और लोग पूजते थे। और वहां पर गंडे भी मतलब बांधे हुए थे, कतरने बांधी हुई थी। तो ये भी देखा लेखक ने कि लोगों की बड़ी आस्था है। फिर सुमति अपने एक जजमान से मिलना चाह रहे थे और दोपहर की कड़ी धूप थी, 2 बजे की। अब इतनी धूप थी कि सामने से तो गर्मी लगती थी बहुत तेज धूप के कारण, लेकिन पीछे कंधे बिल्कुल ठंडे थे। मतलब इतना ठंडा मौसम था, धूप तेज थी। फिर लेखक कहते हैं कि सुमति अपने जिस यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने मतलब वहां शेखर विहार की ओर उन्हें चलने के लिए कहा। बच्चों, वहां तिब्बत की जो जमीन थी वो मतलब जागीरदारों में बटी हुई है। तो जागीरदारों ने उनमें से ज्यादा हिस्सा जो है ना वो मठों को दे दिया है, विहारों को, मतलब बौद्ध विहारों को दे दिया है। और जागीरदार मजदूरों से बेगार में ही खेती कराते हैं, लेकिन खेती की देखरेख के लिए वो बौद्ध भिक्षु भेजते हैं। और बौद्ध भिक्षु को तो वहां के लोग राजा के समान सम्मान देते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो शेखर की खेती के मुखिया जो थे, उनका नाम जो था वो नमसे था। वो लेखक से बड़े प्रेम से मिले और वहां एक सुंदर मंदिर था। और वहां फिर लेखक ने देखा कि वहां कुंजूर की, यानी कि जो हस्तलिखित बौद्ध अनुवाद की लिपियां उनको मिल गई वहां पर, कुंजूर की हस्तलिखित, जो 103 पोथियां थी, मोटी मोटी पोथियां, यानी मोटी मोटी किताबें, है ना, जिनका वजन लगभग 15 सेर के करीब था। बच्चों, आज के जमाने में तो जैसे किलो चलते हैं, है ना, किलो हम ग्राम बोलते हैं, लेकिन पहले
शेर बोलते थे। शेर एक मात्रा होती थी, तो इतनी मोटी मोटी वो किताबें थी, मोटी पोथी। तो सुमति जो थे वो तो मतलब उनका जो ध्यान था वो तो गंडे बांटने में लगा हुआ था, ताकि उनको कुछ दक्षिणा वगैरह भी मिल जाए, पैसे मिल जाएं। और जो लेखक थे उनका मन तो पोथियों का अध्ययन करने का कर रहा था। वे तो वहीं जम गए। फिर उन्होंने सुमति को भी कहा कि वे भी जा सकते हैं और वे भी चले जाएं अपने यजमानों के यहाँ। तो फिर वो भी, सुमति भी अपने जजमानों के पास चले गए। और जो तिंगरी गांव था वो वहां से बहुत अधिक दूर नहीं था। लेखक ने भी फिर सामान उठाया, फिर भिक्षु जो नमसे हैं उनसे भी विदा लेकर वे लोग वहां से चल पड़े। बच्चों, आइए अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश माने सज्जन व्यक्ति के वेश में उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पाया था। क्यों? थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में थे, परंतु उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे और बौद्ध भिक्षु को वहां पर लोग बहुत सम्मान देते थे, जिसकी वजह से उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया था। और सुमति की गांव में लोगों से जान पहचान भी थी। फिर दूसरी यात्रा के समय लेखक जो थे वो भद्रवेश में थे, सज्जन व्यक्ति के भेष में थे। अच्छे कपड़े वेशभूषा उन्होंने धारण कर रखी थी। पर उस समय वे शाम के समय पहुंचे थे और शाम को वे लोग चंग पीकर अपने होश आवास खो बैठते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। और इसके अलावा सुमति भी उनके साथ नहीं थे, तो इसीलिए उनको दूसरी बार ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पाया। अगला प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपने जान और अपने सामान का खतरा बना रहता था, अपने रुपए पैसे का खतरा बना रहता था। इसलिए वे लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए बंदूक इत्यादि हथियार लेकर घूमते थे। और वहां अनेक ऐसे निर्जन स्थान थे और डाकुओं का हमेशा डर लगा रहता था, क्योंकि डाकुओं के रहने के लिए वो सुरक्षित स्थान था। ऐसे स्थानों पर सरकार भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती, ना ही पुलिस पर और ना ही खुफिया विभाग पर। और जब इस तरह से जब यहाँ पर किसी की हत्या हो जाए तो फिर उसकी बारे में कोई ज्यादा छानबीन भी नहीं करता। और डाकू भी पहले यात्रियों की हत्या करते हैं और फिर माल उनका लूटते थे। इसलिए इस प्रकार का भय वहां पर बना रहता था यात्रियों। अगला प्रश्न, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया था क्यों? दो तरफ सड़क जा रही थी, ऐसे डांडे जा रहे थे और उसने गलत राह पकड़ ली। तो काफी आगे जाने पर उसे किसी से पूछने पर पता चला कि उसने गलत रास्ता पकड़ लिया है। और साथ ही साथ ये बात भी थी कि उसका घोड़ा भी बहुत सुस्त था, वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। इसलिए गलत रास्ते पर 1.5-2 मील वह चलता गया। फिर वापस किसी से पूछ के तब वह सही राह पर आया था। अगला प्रश्न, लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? शेखर विहार में सुमति के बहुत से यजमान रहते थे, जिनको वे गंडा बांटते थे और इन गंडों को बांटने में बहुत अधिक समय लग जाता था, क्योंकि सुमति को वे लोग कुछ दान दक्षिणा भी देते थे। इसलिए सुमति उनके पास जाना चाहते थे। आसपास के गांव में भी सुमति के जान पहचान के लोग रहते थे, वे उन्हें भी गंडा बांटना चाहते थे। इसलिए लेखक जो थे वो पहली बार उनको रोक रहे थे कि कहीं उनको देर ना हो जाए। परंतु फिर दूसरी बार जब बुद्ध वचन अनुवाद की लेखक को एक शेखर विहार के एक मंदिर में 103 पोथियां मिली,
तो वे पोथियां जो थी वो लेखक पढ़ना चाहते थे, उनमें लिखी बातों का अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए वे चाहते थे कि उन्हें कोई व्यवधान ना पड़े, कोई रुकावट उनके पढ़ाई में ना आए, उनके अध्ययन में। इसलिए उन्होंने सुमति को दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। अगला प्रश्न, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, लेखक को ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर तेज धूप में और वहां मतलब पीछे कमर पे कंधे पे तो ठंड लगती थी, ऐसी जगह में उसे यात्रा करनी पड़ी। और फिर दूसरी बात ये थी कि वह भद्रवेश में नहीं जा सकता था क्योंकि वहां जाने की मनाही थी भारतीयों को, इसलिए उसे भिखमंगे का रूप धारण करना पड़ा। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि उसे ये यात्रा डाकुओं के भय में भी करनी पड़ी। कभी ऐसे डांडों से, ऐसे निर्जन स्थानों से वह गुजरा जहां डाकुओं का भय बना रहता था, और इसलिए डाकुओं को देखते ही वो कुची कुची एक एक पैसा ऐसे करके टोपी उतार कर जीभ निकाल कर भीख मांगने लगते थे। और अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि लेखक का जो घोड़ा था वो बड़ा सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। फिर लिखेंगे कि अगला पॉइंट, समय से ना पहुंचने के कारण सुमति बहुत गुस्से में आ गया था और उसे उसके गुस्से का भी सामना करना पड़ा था। और फिर जब वह और कहीं मतलब घोड़े तो उन्होंने बाद में किए, उससे पहले इतना सारा सामान पीठ पर लाद कर पहाड़ों पर चढ़ना भी पड़ा, उससे भी उसको परेशानी हुई। तो ये सब बातें बच्चों आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के बारे में ये पता चलता है कि उस समय का तिब्बती समाज जो था वो बहुत खुले विचारों का था और वहां पर अजनबियों के साथ भी प्यार से बात की जाती थी। और वहां लेखक ने ये महसूस किया कि वहां जाति पाति, छुआछूत और पर्दा प्रथा भी नहीं है। महिलाएं वहां पुरुषों से पर्दा नहीं करती थी, बल्कि अपरिचितों को भी वे चाय बनाकर दे दिया करती थी। और जान पहचान के बिना लोग रात बिताने के लिए उन्हें कभी आश्रय भी प्रदान कर सकते थे। लेकिन उसने ये देखा कि तिब्बत समाज में शाम के समय ही लोग छंग पी लेते हैं, जिस कारण वो होशवास खो बैठते हैं। और वहां पे लेखक ने ये भी देखा कि वहां के लोगों की बौद्ध धर्म में बहुत आस्था है, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, लेकिन साथ ही साथ अंधविश्वासी भी हैं कि मतलब गंडे के नाम पर जो भी उन्हें कैसे भी अगर कपड़े की कतरने उनको ऐसे दे कतरने कपड़े की, तो वो उस पर विश्वास भी कर लेते हैं कि मतलब ये गंडा ही उन्हें मिल रहा है, एक पवित्र धागा ही उन्हें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जो सुमति थे वो ये भी कह रहे थे कि बोध गया से लाया तो कपड़ा खत्म हो गया, तो और कपड़े की भी बन सकते हैं गंडे। तो इस तरह से मतलब वो, क्योंकि वहां ये भी उनके मन में लालच आ गया था कि जब गंडे देंगे लोगों को तो पैसा भी मिलेगा दान दक्षिणा के रूप में। तो ये वहां पर कुछ अच्छी बातें थी, कुछ ठीक बातें भी नहीं थी, जो लेखक को मतलब लगा कि वहां पर अंधविश्वास भी है कुछ लोगों में। और फिर अब बच्चों अंतिम प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, और नेक्स्ट, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। बच्चों मुझे लगता है कि आप पहचान गए होंगे, क खंड ही सही है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, यानी मस्त हो गया था, पढ़ने में ही बिल्कुल एकदम लीन हो गया था वो। बच्चों मुझे आशा है कि आपको पाठ का सार, उसकी समरी, प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बच्चों अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। और इसके लिए आप नोटिफिकेशन के लिए बच्चों बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।